So देख लो, the next topic is mechanical properties of fluids. इसके typically content क्या है? So जो first part है, by the way, what do you mean by fluid? लिक्विड। Fluid मतलब लिक्विड। लिक्विड, क्या सिर्फ लिक्विड फ्लूइड लिक्विड। में आते हैं? यस सर। गैसेस नो सर। गैसेस नहीं आएंगे। ये सो ध्यान में रखो, बेसिकली दिस इज अबाउट लिक्विड एंड गैसेस that can flow are called as fluids. Unlike solids they cannot flow. Liquids and gases ये flow हो सकते हैं, इसलिए इनको fluid कहते हैं। लेकिन सर आपने यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टीज लिखी उसमें से तो विस्कोसिटी गैसेस में तो अलाउ ही नहीं होगी ना? बहुत कम रहेगी, ठीक है, बहुत कम रहेगी। विस्कोसिटी क्या है ये देखेंगे अपन। what is your understanding of viscosity? विस्कोसिटी क्या होती है? सर मैं अंडरस्टैंडिंग तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं हाँ, एक एग्जांपल बता सकता हूँ। जो हम हनी यूज करते हैं, अगर उसमें कोई डाले तो उसकी जो तो वो बहुत स्टिकी रहता है ना, तो प्रॉपर्टीज लाइक दैट। तो बेसिकली बिल्कुल सही है। मैं हमेशा इस प्रकार से बताता हूँ कि हमारा किचन का जो टेबल टॉप रहता है, ओटा ज्यादा अपन म्हणतो, वहां पर कभी कभी ऑयल का एक आधा ड्रॉप गिरा हुआ रहता है, पानी गिरा हुआ रहता है। हम कैसे चेक करते हैं वेदर इट इज ऑयल और पानी? सो बेसिकली वी सिंपली टच इट, वी फील इट, और फिर हमें फील से ध्यान में आ जाता है कि ये पानी है या ये ऑयल है। सही है, ऐसा ही यस था। सर। हाँ, सो दैट फील, दैट डिफरेंस इज रिलेटेड टू विस्कोसिटी। इट इज बेसिकली एक लेयर का दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो होना। इट इज रिलेटेड टू विस्कोसिटी। तो पानी जल्दी जल्दी फ्लो होगा, उसके कंपैरेटिवली ऑयल को फ्लो होने के लिए समय लगेगा, ठीक है। सो ऐसी प्रॉपर्टीज ये विस्कोसिटी के साथ रिलेटेड है। सो इट्स बेसिकली मोमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ सब्सटेंस ओवर द अनदर लेयर, ठीक है। जाएंगे हम। सो जैसे कॉम्प्रेशन ये प्रॉपर्टी लिक्विड्स के लिए कॉम्प्रेशन कम रहता है, वाइल गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल, उनमें आप अच्छा खासा कॉम्प्रेशन कर सकते हो। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लिक्विड के साथ कॉम्प्रेशन रिलेटेड नहीं है। तो सिमिलरली विस्कोसिटी का भी है, ठीक है। बेसिकली फ्लो के साथ विस्कोसिटी आ जाती है, फ्लो के साथ विस्कोसिटी आ जाती है। फ्लो इज एसोसिएटेड विद बोथ लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। एनीवेज, सो पहले पार्ट में वी विल स्टार्ट विद प्रेशर। किस प्रकार से प्रेशर रहता है टिपिकली इन केस ऑफ लिक्विड्स, और फिर वहां से जाएंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो में। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में क्या आपको ये पता है? व्हाट शुड आई से? ओके, बाथरूम में जब अपन टैप धीरे से खोलते हैं तो शुरुआत में एक पूरी ट्रांसपेरेंट लाइन के थ्रू पानी नीचे आता है, और जब टैप को ज्यादा खोलते हैं तो फिर वो फ्लो बढ़ जाता है और व्हाइटिश व्हाइटिश इस प्रकार से फ्लो आने लगता है। क्या ऐसा होता है? यस सर। बीच वाली स्टेज होती है जहां पर वो एकदम ट्रांसपेरेंट बढ़िया से एक लाइन में आता है, ऐसा ध्यान में भी नहीं आता है कि पानी नीचे कहाँ से कहाँ जा रहा है पानी, ठीक है। दूसरे केस में जब अपन नल ज्यादा खोलते हैं, टैप ज्यादा खोलते हैं, तो फिर वो ड्रॉप एक दो ड्रॉपलेट आजू बाजू में जाएंगे। क्या वहां पर हमें व्हाइट कलर का फ्लो दिखाई देगा, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस है स्ट्रीमलाइन फ्लो का। स्ट्रीमलाइन इसका मतलब एक लाइन में,
जब पानी के मॉलिक्यूल एक लाइन में फ्लो होते हैं उसके साथ रिलेटेड है ये स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, आपने कभी ये देखा होगा, हम भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते हैं और अगर उस रूम में कुछ डिस्टरबेंस नहीं है, फैन नहीं है, तो बहुत बार उसके ऊपर एक सीधे लाइन में वो क्या कहेंगे, स्मोक ऊपर जाता है। देखा है क्या ऐसा कभी? Yes. Yes, sir. और फिर हमने थोड़ा सा भी वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो फिर वो हिलने लगता है, होता है ऐसा? ठीक है। सो स्ट्रीमलाइन फ्लो ये फ्लो के रिलेटेड बात करेगा। बर्नौलीज भी ये फ्लो के रिलेटेड ही है, बट दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। देन देयर इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में हमने देखा, बेसिकली फ्लूइड के फील में जो डिफरेंस है। सो बेसिकली दो फ्लूइड की लेयर एक दूसरे के ऊपर जो स्लाइड होगी वहां पर विस्कोसिटी आएंगी। सर इसका कुछ हमारे शियर मॉड्यूलस, शियर स्ट्रेस जो हमने देखा उसके साथ कुछ रिलेशन है क्या? हाँ, इनमें सिमिलैरिटीज है। शियर में भी एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर शिफ्ट हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर भी वैसा ही आएगा। देन रेनॉल्ड्स नंबर हमने जो देखा कि ट्रांसपेरेंट फ्लो उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। जब रिगरस मिक्सिंग होगा, व्हाइट कलर का जो फ्लो हमें दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज टर्ब्यूलेंट फ्लो। ठीक है, सो ये रेनॉल्ड नंबर हमें इसके बारे में बात करता है, इसके बारे में जानकारी देता है कि वेदर द फ्लो इज लैमिनार या वेदर द फ्लो इज टर्ब्यूलेंट। एंड देन देयर इज सरफेस टेंशन। कोई मुझे सरफेस टेंशन के बारे में कुछ बता सकता है? पढ़ा है, सुना है, देखा है? सरफेस टेंशन के बारे में कुछ? कौन बताएगा? सर फ्रिक्शन के रिलेटेड कुछ? नहीं, सरफेस टेंशन इज एक्चुअली आपने ये, हाँ बोलो। वाटर के ऊपर जो सरफेस रहता है, जैसे स्विमर्स को सरफेस के ऊपर आना पड़ता है सर swimming के बबल्स लिए, वगैरह टाइप में। ओके मैं सरफेस दो, ब्रेक करना करते पड़ता है। इंसेक्ट्स वाटर वगैरह फ्लो होता है। ओके गुड, अलग अलग चीजें आ रही हैं। देखो कुछ एग्जांपल हमने देखे होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे, जैसा ये है, देयर आर सम इंसेक्ट व्हिच कैन वॉक ऑन वाटर। ठीक है, सेकंड चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, ये नॉन स्टिकी पैन पर अगर ऑयल डालते हैं या फॉर दैट मैटर लोटस लीफ या अपने घर में वो अड़ू, चमकोरा, धोपा, इसका पत्ता रहता है, उसके ऊपर करदळीचं पान, अगर इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट गिरता है तो वो कैसे दिखता है? मोती, मोती जैसा दिखता है? नहीं। सोप बबल को अगर हमने बहुत जोर से ब्लो नहीं किया तो वो सामने वाले पार्ट के साथ अटैच रहता है, ठीक है, और अगर हमने पीछे से ब्लो करना छोड़ दिया तो क्या वो बड़ा होता है या छोटा हो जाता है? या सोप बबल के केस में दूसरी चीज ऐसी होती है कि वो एक लिमिट तक बड़ा होता है और बाद में फट जाता है। यस सर। घर में किया है क्या? नहीं तो करके देखो, थोड़ा सा शैम्पू लेना, शैम्पू का पानी बनाना और अपना नॉर्मल बॉल पेन होता है ना, तो उसकी पीछे वाली साइड को ओपन करना, उसको उसमें डीप करना और दूसरे वाले साइड से उसको ब्लो करना। ऑब्वियसली आपको रिफिल हटानी पड़ेगी तो वो बबल बड़ा होगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ब्लो करना। अब उसे छोड़ दो ब्लो करना, यू विल ऑब्जर्व वो अपने आप श्रिंक हो जाता है। होता है ऐसा? करके यस सर। देखो। यस सर। हाँ, पर ये श्रिंक होता है मतलब ये तो बलून जैसा बिहेव कर रहा है। बलून भी तो ऐसे ही होता है ना, जब हम हवा उसके अंदर डालेंगे तब वो बड़ा होगा और आफ्टर सम टाइम वो श्रिंक हो जाएगा अगर हमने हवा डालना छोड़ दिया तो। सो ये सोप बबल जो है इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ बलून, पर बलून तो रबर से बनता है, उसको तो
इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। जब वो बलून रबर ये स्ट्रेच करेंगे तो वो खुद वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर सोप बबल भी ऐसा कर रहा है, मतलब सोप का सरफेस भी एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा, इलास्टिक रबर मटेरियल जैसा बिहेव कर रहा है। इसके पीछे आएगा सरफेस टेंशन। ध्यान में आ रहा है? सो ये सभी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है? ये सभी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत जगह पर इसका रोल प्ले होता है, ठीक है? ध्यान में आ गया? हमारी डायरेक्शन क्या रहने वाली है आने वाले 8-10 दिन? ओके, अब मैं और एक, अभी प्रेशर से अपन शुरू करते हैं। आप सभी के पास लगभग रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी होगी, उसके ऊपर कुछ तो वाटर रेजिस्टेंट वगैरह लिखा हुआ रहता है क्या? यस सर। Yes. और उसके ऊपर कुछ एक नंबर रहता है क्या? 100 फीट, 30 मीटर, 20 Yes, मीटर, क्या होता है वो? क्या होता है? ओके, आपको स्कूबा डाइविंग पता है यस सर। या Yes, और sir. स्नॉर्कलिंग पता है? स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग में कुछ डिफरेंस है, कोई बता सकता है? सो दिस इज रिलेटेड टू स्नॉर्कलिंग। ये अपन वीडियोस में या किसी क्या कहेंगे, एखादे अच्छे जगह के ऐड के लिए अपन इसे देखते हैं कि मलेशिया में आइए, ऑस्ट्रेलिया में आइए, इस प्रकार से कोरल्स है, ब्यूटीफुल फिशेज दिखाई देगी। दिस इज स्नॉर्कलिंग, ठीक है? एंड ये स्कूबा डाइविंग है, ठीक है? अब यहाँ पर भी ये लोग कम डेप्थ में गए हैं, यहाँ से भी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो इस प्रकार से हेलमेट पहनते हैं। यहाँ पर भी नहीं है, एक सेकंड, इधर बढ़ेगा, ठीक है? इसलिए आप देखोगे कि जहाँ पर डीप सी डाइविंग करना होता है वहां पर ये लोग इस प्रकार से बड़े बड़े हेलमेट पहनकर जाते हैं, ठीक है? डीप सी में जाना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगेगा, और ज्यादा गहराई में जा रहे हो तो आपको बड़ा हेलमेट भी लगेगा। सो डेफिनेटली जैसे आपने कहा, इट इज रिलेटेड टू प्रेशर। अब ये प्रेशर आता कहाँ से है एंड व्हाट इज दिस प्रेशर? कोई बता सकता है? ओके, वापस वो अपनी घड़ी पर आ जाते हैं। घड़ी पर जो 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट लिखा हुआ रहता है वो क्या होता है? और जनरली वो डिजिटल वॉच वगैरह आपने देखे होंगे, वो जरा मोटे बीटे जाड़े जुड़े रहते हैं, ऐसा क्यों? सो टिपिकली ध्यान में रखना, ये जो 30 मीटर वगैरह रहता है ना, इसका मतलब ऐसा है कि जो वो जो घड़ी जिस मटेरियल से बनी है वो 30 मीटर डेप्थ में जाने के बाद जो प्रेशर रहेगा उतना प्रेशर सस्टेन कर सकता है, उससे ज्यादा प्रेशर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? इसलिए आप देखोगे क्यों ब्रेक हो जाएगा, तो गहराई में जो प्रेशर है वाटर का, इट इज ट्रिमेंडस प्रेशर। आप में से कोई स्विमिंग करता है? Yes. HVPM में आप वो 16 फीट Yes, में sir. गए हो गहराई में, वहां पर कभी नीचे पानी में जाकर हाथ लगाने की कोशिश की है? Yes, sir. लेकिन लगा नहीं। क्या फील आता है वहां पर? थोड़ी देर के बाद, थोड़ा देर अगर आप वहां पर जाते हो तो आपका सर दर्द करना इस प्रकार से शुरू हो जाता है, कान भी कभी कभी खुई करते हैं। इट बिकॉज 16 फीट
इज ऑलमोस्ट 5 मीटर या 5 मीटर से तो 5 मीटर के आसपास रहेगा। अब 5 मीटर अगर पानी की गहराई में जाओगे तो ऑब्वियसली सरफेस के ऊपर पानी के बाहर जो प्रेशर रहता है उसके कंपैरेटिवली गहराई का प्रेशर ज्यादा रहेगा। एंड इवन दैट मच प्रेशर डिफरेंस ये हमारे बॉडी के लिए डिफरेंट अलग है, और ऐसा प्रेशर ज्यादा समय रहा तो हमारी बॉडी अलग प्रकार से बिहेव करती है। सेम इज विथ जब आप हाइट पर जाओगे तब प्रेशर कम होगा, ठीक है। द पॉइंट ऑफ टेलिंग ऑल दिस इज एटमॉस्फेरिक गैसेस एज वेल एज वाटर ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। और इस प्रेशर को अपने को समझना चाहिए बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अस। सबमरीन डिजाइन करनी है, गहराई में जाना है पानी के, तो सबमरीन कितने जाड़े शीट से बनानी चाहिए ये डिसाइड होगा वो सबमरीन कितने डेप्थ में रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि जितना जाड़ी शीट, जितनी मोटी शीट उतना उसका वेट ज्यादा, जितना उसका वेट ज्यादा उतना उसको प्रोपेल करने के लिए, चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, कॉस्ट ज्यादा, ठीक है। तो ये सभी का बैलेंस रखना पड़ता है। And that's why understanding all these concepts is very very important, ठीक है। So देखो, अगर ऐसा है तो अभी अपन प्रेशर को समझ लेते हैं। प्रेशर आपको पता है क्या होता है प्रेशर? कौन प्रेशर को डिफाइन करेगा? सही है। द थर्स्ट दैट इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। इसको प्रेशर कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर? ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला रहता है एवरेज प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एवरेज प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया एंड एखादे पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर निकालना है तो आप इसे लिख सकते हो लिमिट, एरिया को छोटा करना पड़ेगा ना, पॉइंट का निकालना है तो डेल्टा ए टेंड्स टू 0 एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। सर क्या इस प्रकार से प्रेशर वैरी हो सकता है क्या? हाँ वैरी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर फोर्स वहां पर कितना लग रहा है। इसका सिंपल एग्जांपल अगर आपको देखना होगा तो ये आपको पता है कि फोर्स वैरी होगा डिफरेंट पॉइंट पर, ठीक है। अगर फोर्स पर यूनिट एरिया निकालेंगे, फोर्स वैरी हो रहा है तो प्रेशर वैरी होगा। या दूसरी चीज ऐसी हो सकती है कि फोर्स फिक्स है, एरिया चेंज कर रहे हो, एरिया चेंज कर रहे हो तो प्रेशर चेंज होगा। सिंपल एक्सरसाइज करके हम करके देख सकते हैं। आपका पेन हाथ में लो, अगर उसका पॉइंटेड पार्ट आपके हाथ पर रख कर देखो तो जो प्रेशर आएगा वो, एंड पेन को उल्टा करके जहां पर उसके अपोजिट एंड है उसको हाथ पर रख कर देखो, उतना ही फोर्स लगाओ, आपको फील डिफरेंट आएगा। जब अपोजिट एंड से पेन को हाथ पे टच कर रहे हो तो कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ, पेन इस प्रकार से फीलिंग नहीं आएगा। वही उसके पॉइंटेड साइड से टच कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक पीन होने वाला दर्द होगा या फील आएगा। सो ऐसा क्यों हो रहा है? फोर्स तो आप सेम लगा रहे हो, इट जस्ट एरिया इज चेंजिंग, इसलिए प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। एरिया चेंज होता है तो प्रेशर चेंज होता है।
सर इस प्रकार से किसी पॉइंट का प्रेशर निकालने की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो इसकी भी जरूरत कभी कभी पड़ेगी, बिकॉज अगर जैसे गाड़ी का टायर है, वो जब सरफेस के कांटेक्ट में होता है तब इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर रिएक्शन एक्ट होगी, उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर एक्ट होने वाला फोर्स अलग रहेगा। सही है। तो ऐसे केस में ये मटेरियल कैसा बिहेव करने वाला है, कौन से चीज के लिए इसे डिजाइन करना चाहिए, ऐसे केस में आपको हर एक पॉइंट का प्रेशर निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्या ध्यान में आ रहा है? देखो, ये गाड़ी का टायर बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जो जमीन के साथ कांटेक्ट में है उस केस में यहाँ पर नीचे से फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, तो यहाँ पर प्रेशर डेवलप हो जाएगा पूरा। ठीक है। सो ये प्रेशर हर पॉइंट पर किस प्रकार से है, अगर ये गाड़ी का वियर एंड टियर हो गया, शुरुआत में तो टायर यूनिफॉर्म रहेगा, वियर एंड टियर होने के कारण साइड का सरफेस अच्छा रहता है, ये फ्रंट वाला सरफेस, ये जलापन टायर टकला होना कहते हैं, टकला हो गया टायर, उसका वेयर एंड टेयर हो गया, तो उस पार्ट का प्रेशर चेंज हो जाएगा। सो साइड वाले पोर्शन में प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। ये मटेरियल उस केस में कैसे बिहेव करने वाला है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। सो कभी कभी ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर भी निकालना पड़ता है। क्या ध्यान में आ रहा है? फिर ये जो नीचे का भाग है टायर का, हाँ, वहां पे प्रेशर कम होगा ना, बिकॉज वो फ्लैट हो जाएगा तो उसका एरिया बढ़ेगा। ओके। अब देखो टायर के अंदर क्या होता है, एयर। एयर। सो एयर के केस में क्या होता है, ये पार्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये पास्कल का एक लॉ है कि ये प्रेशर इक्वली सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ये सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। सो टायर के अंदर सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहेगा। फिर कहाँ पर फर्क पड़ेगा सर? फर्क जैसे कहा कि एखादे पार्ट का वेयर एंड टेयर हो गया, तो प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग ऑन दैट एरिया। ठीक है। बट अगर उसका वेयर एंड टेयर हो गया तो क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? क्या टायर में एखादे जगह पंक्चर हुआ है, अगर आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी तो आपको वो गेटर नाम की चीज पता होगी। साइकिल में गेटर डालते हैं, जहां से अपना टायर थोड़ा सा कट हो जाता है, वहां पर एडिशनल पैच डाल देते हैं। किया है कभी ऐसा? टायर, सर। हाँ, एक पैच डालते हैं एडिशनल। या अभी आजकल ये ट्यूबलेस ट्यूब जब से आने लगी, तो जो पंक्चर रिपेयर होता है वहां पर एक थ्रेड और कुछ तो सॉल्यूशन के साथ डाला जाता है, तो वहां के मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है। सो वो पार्ट वीक लिंक करके एक्ट करता है। सो ऐसे केसेस में ये सभी कैलकुलेशन करना क्रूशियल बन जाता है। ठीक है। यस सर। ध्यान में आ रहा है? द पॉइंट इज, हमें ये कैलकुलेट करते आना चाहिए, इसकी हमें जरूरत है। ठीक है। ओवरऑल एवरेज प्रेशर कितना है, इसकी भी जरूरत है, और उस एखादे पर्टिकुलर पॉइंट का इंस्टेंटेनियस प्रेशर, उस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर कितना है, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इन केस ऑफ लिक्विड, क्या हम इस प्रेशर को निकाल सकते हैं क्या? सो फॉर एग्जाम्पल, ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर हमें इस पॉइंट P का, विच इज हाइट h या डेप्थ h, यहाँ का प्रेशर निकालना है। क्या हम ये निकाल सकते हैं? यस सर। कैसे? उसकी डेंसिटी अगर दी हुई है तो हम हाँ, निकाल सकते हैं सर। सो कितना आ जाएगा प्रेशर, विच इज फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर फोर्स किसका एक्ट होगा इस एरिया पर?
जो ऊपर का जो सिर्फ वो मास है, इस हाइट मास ये का इस मास का पूरा प्रेशर। वेट यहाँ पर एक्ट होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज m इंटू जी अपॉन एरिया। क्या इस मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस सर, कैसे? रो इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया। बट देखो, अगर यहाँ के एक अपन सिलेंड्रिकल एरिया कंसीडर किया तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, ये जी छोड़ दिया, अपॉन एरिया। कुछ कैंसिल हो रहा है? एरिया एरिया। एरिया। ये बच जाएगा रो जी एच। सो बेसिकली किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर रहेगा इट विल बी फंक्शन ऑफ हाइट, क्योंकि मटेरियल के लिए डेंसिटी तो बीच में से चेंज नहीं होगी जनरली, और जी की वैल्यू जिस हाइट तक अपन बात करते हैं ये जी की वैल्यू लगभग सेम होती है, ठीक है, ये चेंज नहीं होती है। सो प्रेशर इज फंक्शन ऑफ हाइट। ओके सर, बहुत बढ़िया, ध्यान में आ गया। इसलिए जितने गहराई में जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, उस पर्टिकुलर एरिया पर एक्ट होने वाला फोर्स बढ़ेगा। ओके सर, अभी ध्यान में आया, घड़ी पर जो 30 मीटर लिखा है वो एक्चुअली ये एच की वैल्यू 30 मीटर है। सो पानी के गहराई में 30 मीटर पर जो प्रेशर है उस प्रेशर के कारण घड़ी के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कैन बी सस्टेन्ड। इससे ज्यादा फोर्स है तो वह घड़ी का मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, इसलिए वो स्कूबा डाइविंग वाले जो ज्यादा गहराई में जा रहे हैं उनके बॉडी के ऊपर ये जो प्रेशर के कारण जो फोर्स एक्ट होने वाला है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, उसके कारण फिर ये एक्ट होने वाला फोर्स बढ़ेगा। एंड इफ दिस फोर्स इंक्रीजेस तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। हमारी सबमरीन सबमरीन के मटेरियल पर एक्ट होने वाला फोर्स ये इस प्रकार से वो जितने गहराई में जाएगी उतना बढ़ने वाला है, ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया, ध्यान में आ गया। अब मुझे एक और चीज बता दो, क्या ये प्रेशर स्केलर रहेगा या वेक्टर रहेगा? क्या रहेगा? वेक्टर रहेगा। वेक्टर। ओके, क्यों वेक्टर रहेगा? सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेंगे। ओके, प्रेशर की डायरेक्शन मुझे कोई बता सकता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके ऊपर स्पीड शायद परपेंडिकुलर टू फोर्स। प्रेशर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फोर्स। यहाँ पर प्रेशर निकालते वक्त हमने कौन सा फोर्स कंसीडर किया है? थ्रस्ट। ये तो परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब आप कोई भी एरिया कंसीडर करो, प्रेशर के लिए जो फोर्स कंसीडर करना है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या सही नहीं है? हाँ सर, हमें तो सरफेस को जो फोर्स परपेंडिकुलर है वही कंसीडर करना है, और ये हमारा एरिया रहेगा। सो एरिया किसी भी ओरिएंटेशन में हो, हमारा फोर्स और एरिया ये तो इस प्रकार से ही रहने वाले हैं कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया।
क्या डिफरेंट डायरेक्शन का फोर्स कंसीडर करने की जरूरत है क्या? फोर्स दूसरे डायरेक्शन का भी होगा, मतलब जैसे इस प्रकार से एरिया है और इस प्रकार से फोर्स एक्ट हो रहा है, तो आप क्या करने वाले हो, आप इस फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक करोगे और इसमें से सिर्फ जो परपेंडिकुलर फोर्स है उतना ही आपको कंसीडर करना है. सो इवन पैरेलल, even in case of a force which is not perpendicular to surface, उसका सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही प्रेशर में कंट्रीब्यूट करने वाला है. ठीक है, और आप तो ऐसा नहीं कहते हो ना, लेफ्ट साइड से प्रेशर, प्रेशर एट 30 डिग्री, प्रेशर एट 60 डिग्री, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है. ठीक है, सो यहाँ पर इट्स नॉट फोर्स एज अ वेक्टर बट कंपोनेंट ऑफ फोर्स ये अपन कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, इट्स नॉट वेक्टर, वेक्टर फोर्स हम कंसिडर नहीं कर रहे, इट्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच वी आर कंसिडरिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी. भले ही फोर्स इंडिविजुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इंडिविजुअली इज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हेन कैलकुलेटिंग प्रेशर व्हाट वी आर कंसिडरिंग इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स. और उसमें भी एरिया की भी डायरेक्शन हमने पक्की कर ली है कि एरिया को परपेंडिकुलर फोर्स. सो एरिया का प्लेन एंड फोर्स एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे. एरिया का प्लेन एंड फोर्स हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहने वाले हैं. सो यहाँ पर वेक्टर वाले पार्ट का रोल नहीं है. क्या ध्यान में आया क्या? Yes, sir. सो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ऑब्वियसली प्रेशर का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सीजीएस में इसका यूनिट क्या होगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत बढ़िया. ठीक है, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही आप पास्कल के नाम से जानते हो. पता है क्या ये आपको? हाँ Yes, सर, ये sir. हमने पढ़ा है. इन द रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिस्ट पास्कल, ब्लासी पास्कल, जिसने प्रेशर के ऊपर काफी काम किया था, उसके रेफरेंस में इस प्रेशर की यूनिट को पास्कल कहा जाता है. ठीक है, सो देखो, प्रेशर के एसआई यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको ही कहा जाएगा पास्कल. देन सीजीएस यूनिट रहेगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके साथ दो यूनिट बार बार आते हैं, वन इज एटमॉस्फियर. ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस. ठीक है, कहां पर? तो एट सी लेवल, क्योंकि हाइट चेंज होने के कारण ये प्रेशर चेंज होता है. ये आ जाता है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल. ठीक है, 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल. एक यूनिट और कभी कभी यूज होता है, इट इज बार. 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल. ये जरा बड़ा यूनिट है जो हम कभी कभी यूज करते हैं. क्या सही है? ध्यान में रहेगा? हाँ सर, रहेगा ध्यान में.
अब एक प्रॉपर्टी जो कभी कभी इस चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं, इट इज अबाउट डेंसिटी। क्या आपको डेंसिटी पता है? इट इज डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका हमने इसके पहले ही यूज किया था। डेंसिटी का यूनिट रहेगा केजी पर मीटर क्यूब, इसका सीजीएस वाला यूनिट रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, इट इज रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? इट्स रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस to density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम, उसके कंपेरेटिवली सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है? फॉर एग्जांपल आप कहते हो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6। ठीक है, तो इसका मतलब 13.6 equal to density of mercury upon density of water. So density of mercury is actually 13.6 into density of water 10 to the power 3 kg per meter cube. अब this relative density is ratio of two similar quantity, इसको यूनिट नहीं रहेगा, डायमेंशनलेस। और इस रिलेटिव डेंसिटी को ही कभी कभी क्या कहा जाता है, बताएं इसका दूसरा नाम? स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत बढ़िया, इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक छोटा सा पार्ट जो अभी आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फिर अपन रुकेंगे। इस पॉइंट का प्रेशर एक्चुअली मतलब हाइट के थ्रू तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या इसे मेजर करने का कुछ टेक्निक है क्या? सो देखो, इसे मेजर करने का एक सिंपल टेक्निक है, हम एक बॉक्स टाइप अरेंजमेंट लेते हैं और इसे इवैक्यूएट करते हैं। इवैक्यूएट करते हैं मतलब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसका जो ऊपर का जो पार्ट रहेगा इट इज मूवेबल एंड इट इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग। ठीक है, कुछ नोन वैल्यू ऑफ वेट रखकर इस स्प्रिंग का कितना कॉम्प्रेशन होता है, क्योंकि जब हम वेट रखेंगे वेट विल बी बैलेंस बाय स्प्रिंग फोर्स के एक्स। ठीक है, सो गिवन वेट के लिए कितना कॉम्प्रेशन हो रहा है ये देखकर हम इस के की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके अंदर वैक्यूम है, सो अंदर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी ऊपर से फोर्स लग रहा है वेट का उसको बैलेंस सिर्फ इस स्प्रिंग का कांस्टेंट या स्प्रिंग फोर्स कर रहा है। अब इस प्रकार का डिवाइस हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार का डिवाइस इसके अंदर डालेंगे। अब जितना कॉम्प्रेशन होगा वो हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्केल रहेगी, इवन यू कैन मेक इट विथ ट्रांसपेरेंट चीज। और इसका कितना कॉम्प्रेशन हुआ है उस प्रकार से यहाँ पर एक्ट होने वाला फोर्स आ जाएगा। इसका एरिया हमें पता है, सो गिवन एरिया पर एक्ट होने वाला फोर्स पता चल जाएगा, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट एवरेज प्रेशर विच इज फोर्स अपॉन एरिया। इस केस में ये फोर्स विल बी बिकॉज ऑफ वाटर अबव इट, और वो आप इक्वेट कर सकते हो kx के थ्रू।
क्या ध्यान में आया क्या? किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर? ठीक है, इसे आप प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कह सकते हो। इस प्रकार से हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है?